गुड आफ्टरनून। कुछ लग रहा था वेकेशन क्या किया वेकेशन में, काम दिया था हुआ होगा, सब लोग हो गया। याद भी आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे अपने, क्या कर रहे थे? चालू नहीं किया, खत्म कर दिया था। आपने सेकंड बोला था और उसमें सेकंड में भी रिमूवर प्लस वन टाइप ऑफ मतलब शायद मतलब समझ नहीं आ रहा उसको क्लासिफाई करना और आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डीपीपी 5 तक हमने सारे डिस्कस कर ही लिए थे ना, पूरा लिमिट तो कर ही लिया हम लोगों ने। तो फिर आप लोगों को इसमें कोई डीपीपी था 6 और 7 जब ना 6 में क्वेश्चन जो नहीं बने हो, समझ ही नहीं आया हो, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया तो लिमिट एक्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी में से एक ही फर्क है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? लिमिट एक्जिस्टेंस में आपके RHL LHL चेक कर तो दोनों सेम नंबर को अप्रोच करना, प्योरिटी का रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा, क्यों RHL LHL सेम ही नंबर को अप्रोच करना चाहिए? कुछ रीजन होंगे व्हाई RHL इक्वल टू LHL डू नॉट लिमिट डज एग्जिस्ट। दो वैल्यू पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज युवराज ने बताया कि भाई अगर RHL और LHL अगर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या, तो फंक्शन 1 to many हो जाएगा और फंक्शन 1 to many पॉसिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL। और कंटिन्यूटी में वो जो गैप है, तो पॉइंट जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको भरना जरूरी होता है, इसलिए RHL LHL और f ऑफ a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक किया तो उसमें सबसे पहला था मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की ये पॉइंट के लिए कोई वैल्यू ही ना दिया हो। सेकंड था आइसोलेटिंग पॉइंट की एक ही वैल्यू तो दिया हुआ है बट RHL LHL के इक्वल नहीं। थर्ड जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर है ना, वो सारे उसमें आ जाएंगे। फिर फाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, RHL LHL दोनों है बट दोनों इक्वल नहीं। इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, RHL LHL में से कोई एक वैल्यू इनफाइनाइट था और फिर था ऑसिलेटिंग पॉइंट या ऑसिलेटिंग वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, जिसका एक रेंज हमें पता होता है RHL LHL का बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता। और एक होता था वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, पर क्या हम ये बोल सकते हैं जिसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है? इट इज ऑलवेज ट्रू। अभी का एडवांस नेटवर्क ट्रू फॉल्स नेटवर्क थोड़ा सा घुमा के था, बड़ा सही होता कि जिस फंक्शन में वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? इनफाइनाइट जाके ब्रेक हो जाए तभी वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है, तो हमेशा हमें ऐसा लगता है डिसकंटिन्यूस होता है बट ये जरूरी नहीं है। जैसे लॉग 10 तो डिसकंटिन्यूस, लॉग में भी वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है बाय एक्सिस बट फिर भी वो कंटिन्यूस फंक्शन है। बट हाँ, अगर इस स्टेटमेंट में अगर ऐसे दिया होता इन इट्स डोमेन है ना, जैसे इसमें से कितना दिया था कि
function which has vertical asymptote is always discontinuous. Is it true or false? It is false because it's not always true, right? but अगर वही अगर सेंटिग्रेड के लॉग के डोमेन में भी तो y एक्सिस इंक्लूड नहीं होता है, जैसे 10x जैसा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, बट अगर उसमें अगर एक सेंटेंस में अगर ऐसा होता है इन इट्स डोमेन तो फिर कंटिन्यूअस होता है क्योंकि उसके डोमेन में वर्टिकल एसिम्पटोट होता ही नहीं। तो वो एक वर्ड मेंशन होता है तो पूरा स्टेटमेंट का मतलब बदल जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, स्पेशली ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट। तो बस इतना करना था अपने को, कंटिन्यूटी में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। तो हमने DPP6 करना था, DPP6 और 7, तो उसमें आप लोग बताओ जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। पहले 6 वाला हो गया ना डिस्कस पूरा, बाकी था ना। 6 वाले में ऑलरेडी दिया था कि कंटिन्यूस है, तो हमें चेक करना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कौन सी वैल्यू के लिए आप चेक करते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक कहाँ हुआ है? 6 वाला 2 वैल्यू पे ब्रेक हुआ है, -π/2 पे भी हुआ और π/2 पे भी हुआ, तो दोनों पॉइंट पर वो कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि -π/2 का LHL, RHL और f of -π/2 सेम है। तो 6 में हमें ये पता है कि LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/6 माइनस, फिर RHL लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू -π/6 प्लस और f of -π/6, ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये बताओ मुझे -π/6 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा यूज करूँ? सॉरी -π/2 होना, -π/2 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा यूज करूँगी? -4 sin x प्लस cos x, उसमें डायरेक्ट x को -π/2 रख दो। ऑब्जेक्ट में तो वो -π/2 प्लस x और वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट होगा तो वो सब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर -π/2 माइनस में हम लोग ऊपर वाला फंक्शन में x को -π/2 रखते तो साइन का माइनस बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0, तो LHL का आंसर आ रहा है 4। RHL में कौन सा फंक्शन यूज करोगे? नीचे वाला, उसमें अगर x को अगर आपने -π/2 रखा तो क्या आएगा आंसर? -a प्लस b, सेम -a प्लस b, करेक्ट। और अच्छा, इक्वल टू -π/2 के लिए कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला इक्वल टू दिया है ना, तो उसमें भी आंसर 4 ही आएगा। ये तीनों को सेम होना है तो हमें एक कंडीशन कौन सी मिली? -a प्लस b इक्वल टू, ये फर्स्ट कंडीशन। बट एक कंडीशन से आपका काम नहीं होगा, आपको 2 कंडीशन चाहिए होगा, राइट। इसलिए उन्होंने π/2 प्लस के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है। तो π/2 पे जब चेक करोगे तो π/2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन? नीचे वाला, तो उसमें π/2 रखो तो फिर 2 बचेगा, फिर π/2 माइनस में ऊपर वाला, उसमें a प्लस b बचेगा, और इक्वल टू π/2 में वापस नीचे वाला, तो वापस 2 ही बचेगा। तो आपके पास CF रिलेशन, आपका CF रिलेशन है, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस है प्लस है कैंसिल, 2b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, b को 3 रख लेता हूँ तो a इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू -, तो ये इसमें जो फोर्थ वाला है, हाँ उसमें ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन उसमें आंसर कीजिए। The function is discontinuous at 2 points, तो इन इट्स डोमेन भी है ना। देखो f of x का 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स क्यूब है, x कॉमन निकाला तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। उसके डोमेन में बी दिया हुआ है, बी दिया है, कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन।
नहीं तो बराबर है ना। आप लोगों का एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स क्यूब। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, तब क्या आंसर दोगे? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4 and except 2 minus 2 and 0। ये तीन वैल्यू उसके डोमेन में नहीं है, मतलब मैं डोमेन में से ये वैल्यू ले रहा हूँ, रियल वैल्यू इन तीनों को छोड़ दूँ। सही है। अब इसकी कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो आप उसके डोमेन में चेक करोगे, तीन वैल्यू पे तो चेक ही नहीं करोगे, उसके डोमेन में है ही नहीं है तीन वैल्यू। अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो इसी तीन वैल्यू पे होगा, ये तो उसके डोमेन में है ही नहीं है ना। इसलिए डी सही है कि कंटिन्यूस है। अगर वो डोमेन वर्ड नहीं होता तो फिर सी आंसर होता। ये ऑलवेज कंटिन्यूस है। तो 10th वाले क्वेश्चन में देखो तो आपके पास दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा फंक्शन है? कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस। कॉस कैसा फंक्शन है? ऑलवेज कंटीन्यूअस। तो एक अगर डिसकंटीन्यूअस है एक अगर कंटीन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो नहीं बोल सकते, वो कंटीन्यूअस भी हो सकता है डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वजह से डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, बट इनटू में क्या है cos, और cos का π/2 का ऑड मल्टीपल दिया हुआ है, तो cos का π/2 के हर ऑड मल्टीपल पे cos क्या होगा? 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे अगर आपने चेक किया 1 के लिए तो 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 ना, बट उसके साथ cos का आंसर क्या आएगा 0। तो उस केस में 1 into 0 0 हो जाएगा, और जब 1 माइनस लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, और cos को तो 0 होना है क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। मैंने 2 प्लस लिया तो 2 into 0 2 माइनस लिया 1 into 0, ये चेंज हो रहा है, बट इंटू में 0 उनको हमेशा बचाते रहे, तो हमें तो उसकी वजह से फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो आपको चेक ही करना पड़ेगा फंक्शन या हमेशा कंटिन्यूअस एक्स के इंटीजर वैल्यू के लिए। तब देखो तो बी आंसर होना चाहिए इसका। अच्छा डिसकंटिन्यूअस, हाँ सी। फिर 22 का D 20 का D डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 0। देखो केसों का डी में 1 प्लस e रेज़ टू पावर 4x दिया हुआ है, आप 0 प्लस चेक करो, 0 प्लस होगा तो 4 कहाँ पर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 0 प्लस वाला कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 4 0 क्या होता है? इनफाइनाइट।